दिल तख्तो ताज की परवाह नहीं करता, रस्मो रिवाज की परवाह नहीं करता, दौलत से खरीदोगे इनकार करता है, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज पेपर 2 का सेक्शन सी कराएंगे। सेक्शन सी में कुल क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक रहेगा। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन तो कुल मिला के 8 रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको ओनली 6 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो आइए फटाफट के अंदाज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अगर दो टाइप का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिए हों, यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्स वाई है, तो 2 वैल्यू मिलेगी, एक एक्स की एक वाई की। इक्वेशन हमारे 2 हैं और मेथड जो दिया, 2 टाइप का मेथड होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन पूछा नहीं, सब्स्टिट्यूशन पूछा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सबसे पहले लेते हैं और उसमें से चाहे एक्स की वैल्यू चाहे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो y के टर्म में आएगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x के टर्म में आएगा। तो जो भी हो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। आइए मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x - 4y = -24। x को मैं यही रखता हूँ, y को मैं राइट साइड ले जाता हूँ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, +4y, ये -24 यहीं पर रहेगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x = 4y - 24, इसके अपॉन में 2 इसमें मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके अपॉन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो सकता है, 4 भी कॉमन हो सकता है, लेकिन 2 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे मिलके कट जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं 2 कॉमन लेता हूँ। 2 × 2 = 4, 2y - 2 12 = 24 अपॉन 2 कैंसिल आउट फ्रॉम 2। नाउ वी कैन गेट x = 2y - 12। ये x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई, वो भी y के टर्म में। अब करेंगे क्या, अभी से x की वैल्यू उठा के, अब आप फ्री हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, नहीं सॉरी 1 2 में नहीं रखना है। आप जिस इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाले हैं उस इक्वेशन में नहीं रखना है, जिस इक्वेशन से आपने इसकी वैल्यू नहीं निकाला है उसमें रखना है। यानी कि हमने इसको 2 से फाइंड आउट किया तो हमको 1 में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 2y - 12 इन इक्वेशन 1। समझ में आ रहा होगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 2x + 3y = 11। जहाँ पर x है वहीं पर 2y - 12 रख दीजिए, तो 2 बाहर, ब्रैकेट लगेगा 2y - 12 + 3y = 11। अब आगे मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 × 2 = 4y, 2 का मल्टीप्लाई 12 में तो -12 2 = 24 + 3y = 11। अब यहाँ देखिए 3y प्लस में 4y प्लस में दोनों ऐड हो जाएगा तो 7y, 11 24 राइट जाएगा तो +24 हो जाएगा। 7y = यहाँ पे ऐड कर देंगे 35 आएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, y की वैल्यू आ गई 5, ये हमको एक वैल्यू मिल गई। अब आप फ्री हैं कि y की वैल्यू चाहे आप 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, आपको x की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो 1 में ही रख के दिखाता हूँ मैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन, ये सारी बातें लिखना जरूरी होता है। तो 2x है, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, +3y = 11। देखिए 2x यहाँ पे मैं लिखता हूँ +3, y की वैल्यू 5 यहाँ लिख देंगे 5 = 11, 2x + 5 3 = 15 = 11, 2x = 11 - 15, 2x = यहाँ बचेगा -4, हाँ देखो 11 4 15 होता है तो -4 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, x = -2। हमको आंसर लिखना है तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, x = -2, y = 5, ये आपका आंसर हो गया।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि गाला का जो भी मैथ का जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी आपको पेपर पैटर्न दिए गए, सारे पेपर का सलूशन आपको मिलता रहेगा आपके एग्जाम से पहले। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो मैंने बोला ना, पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको बता देता हूँ, आप अगर बुक में नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको पूरी बातें यहाँ से समझ में आएगी, ये मैं गारंटी रखता हूँ। चाहे जितने भी बड़े लोग आपको पढ़ाएं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको हर बातें समझ में आएगी, एक एक बातें। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन में जो दो वेरिएबल मतलब एक एक्स एक वाई ऐसे वेरिएबल होते हैं, तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। ख़त्म मतलब अगर दोनों के, इसका अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट भी 2 हो जाता, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देते हैं, तो केवल ए वाई की वैल्यू मिल जाती है। या आपको y को बराबर करना हो या x को, दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखिए, जिसमें हमें आसान लगेगा वही हम करेंगे। सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और फर्स्ट वाले में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 माना जाता है। इसको समझ लीजिए, क्या माना जाता है? 1। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x हो जाएगा, और ये तो 2x पहले से ही है। बात समझ में आ रही है? तो करेंगे क्या, फर्स्ट वाली लिखना नहीं मुझे, मैं यही मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। समझ जाइए, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना, आपको लिखना होगा कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। 2x प्लस, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई केवल x में नहीं होगा, इक्वेशन के दोनों साइड, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड के जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स में करना पड़ता है, और राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स में उसका मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इक्वेशन है ना, तो बराबर होना चाहिए। 2x और 2 5 जा 10y और 11 2 जा 22, नीचे वाला मैं लिख देता हूँ। बस यहीं पे आपकी बात क्लियर हो जाती है, ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब एक चीज़ मैं समझाता हूँ, x कटेगा कैसे। देखो इसका भी प्लस इसका भी प्लस, सॉल्व करेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, तो 4x हो जाए, तो कटेगा है नहीं। इसका मतलब अगर जिन दो ये जो हमारा x है, x वेरिएबल और यहाँ पर भी x वेरिएबल है, इसका भी कोएफिशिएंट 2 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, इसका तो पहले से 2 था। अब करेंगे क्या, अगर दोनों की साइन, ध्यान रखना, दोनों की साइन अगर सेम है तब तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर अपोजिट रहेगी तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, दोनों प्लस है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले का हो गया चेंज, सबका चेंज होगा, एक का नहीं होगा, सबका हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया भाई। 2x में से 2x माइनस तो 0 हो गया ना, ख़त्म। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, 10 और 3 मिलके 13y। अब 22 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा? 13 है, 13 1 जा 13, y की वैल्यू आ गई 1, एक तो हमको अभी मिल गया। बस इसको उठा के 1 2 किसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुटिंग y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रखता हूँ। तो x तो रहेगा, जहाँ y है वहीं पे मैं रखूँगा 1 इज इक्वल टू 11, x प्लस 5 1 जा 5 11, x इक्वल टू 11 माइनस 5, x इक्वल टू 6। बस वैल्यू हमको मिल गई, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। देखिए कह क्या रहा है, कोई एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी समझते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसमें जो है 14th टर्म उसका 1050 दिया है, और फर्स्ट टर्म भी दिया उसका, फर्स्ट टर्म 10 दिया। मतलब क्या, a इज इक्वल टू 10 दिया है, और सम ऑफ द फर्स्ट, यानी सम का समझते हो ना, सम के लिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
बात क्लियर। ये सम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सम करने का जो फार्मूला होता है यही होता है। अब जितने टर्म्स होंगे सबको जोड़ेंगे। कितने टर्म्स हैं? 14 टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा S14 इज इक्वल टू n की वैल्यू 14/2। अब समझिए 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब S14 की वैल्यू दिया है, क्या है? 14 टर्म 1050। मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि S14 इज इक्वल टू 1050। तो जहाँ पर S14 है वहाँ मैं 1050 लिख देता हूँ। 1050 इज इक्वल टू 2 7 जा 14, यहाँ हो गया 7 2a। अच्छा a की वैल्यू भी दिया है, a की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 प्लस यहाँ बचेगा हमारा 14 माइनस 1 इक्वल टू 13 और बाहर क्या है? d का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 आएगा इधर अपॉन में हो जाएगा। देखो इधर मल्टीप्लाई तो लेफ्ट में आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 150 इज इक्वल टू 2 10 जा 20 प्लस 13d। आप समझिए। अभी देखो यहाँ पर हमको ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो ये कंप्लीट हो गया, तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 150 इधर है, 20 को लेफ्ट साइड लाइए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, बचेगा राइट में 13d। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 बचेगा इज इक्वल टू 13d। और 13 10 जा 130, तो d की वैल्यू आ गई 10। देखो d की वैल्यू अगर आ गई ना तो हम 20th टर्म फाइंड कर लेंगे। कौन सा टर्म? 20th फॉर nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो कौन सा टर्म? 20th टर्म। इसका मतलब a20, भाई 20th है तो n जगह पे 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 10 प्लस भाई n 20 है तो 20 माइनस 1 होगा, और d की वैल्यू 10 मिला तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 का। अब आइए a20 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 10 प्लस 119, 19 10 जा 190, दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो a20 यानी 20th जो टर्म है वह हमारा 200 मिल गया। यही आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 41, शो दैट द पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स के अलग अलग पॉइंट हैं और अलग अलग उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको। 1 7 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 एंड 4, ये सभी को बता रहा है कि आप चेक करके बताइए, हमको दिखाइए कि जो चारों पॉइंट्स दिए गए, 4 पॉइंट्स जो दिए गए, ये सब एक स्क्वायर के वर्टिसेज क्या होता है? वर्टिसेज क्या होता है? देखो शीर्ष बिंदु हिंदी में बोला जाता है, तो ये मान लीजिए स्क्वायर हो गया। चलिए स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइड सेम है, बनाने में थोड़ा डिफेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है? डी है। तो चलिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 1 7 है, इसका है 4 2 सीरियल वाइज, इसका है -1 और इसका है -4 एंड 4। ये 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट जो ये जो वर्टिसेज ए बी सी डी जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है ना, वही वर्टिसेज होता है। तो ये जो पॉइंट हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेज हैं, ये हमको दिखाना है। कैसे मालूम पड़ेगा? अगर ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बी सी के बीच का, वही डिस्टेंस सी डी के बीच का, वही डिस्टेंस डी ए के बीच। मतलब हम जानते हैं कोई स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। वो तो निकाल नहीं पाएंगे, उसको निकालना नहीं है। हमको चारों साइड भी सेम होती है, तो चारों साइड को सेम कर दीजिए। तो आप लिख दीजिए कि स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। तो आइए फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला होता है रूट में, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। कैसा लिखो? पहले y2 को पहले, y1 को बाद, x2 को पहले, x2 को बाद लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपका आंसर आएगा। तो आइए पहले तो हम 2
पहले तो एक साइड इसको लेते हैं, ए बी को लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमको पता होना चाहिए इसमें x1 y1 x2 y2 है कौन। जो पहला होता है वह x1 होता है, दूसरा जो होता है y1 होता है, इसका जो पहला होता है x2 होता है, इसका जो पहला होता है y2 होता है। बात क्लियर हो गई। x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 4 है, y1 हमारा 7 है, y2 हमारा 2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का सब में करना है। y1 क्या है, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए आप, ये हो जाएगा हमारा रूट में। देखो क्या करना है, एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 जाएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9, चाहे माइनस चाहे प्लस हो तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ही आता है। तो 3 3 9 प्लस 7 माइनस 2 बचा 5, 5 का स्क्वायर 5 5 25। हाँ, इसको ऐड कर देंगे तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वह रूट में हो जाएगी 34। एक मिल गया हमको। अब रूट में 34 सबका आना चाहिए, BC का भी आना चाहिए, CD का और DA का भी। चलो BC का करके दिखाते हैं हम। अब जब BC की बात करते हैं तो BC में भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। अब BC में करना क्या, अब यहाँ तो x1 y1 x2 y2 माने हैं, तो BC में भी मान लीजिए, कोई बात नहीं, x2 y2 पता है ना, इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 रहने दीजिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ चीज़ें मैं यही करके दिखा देता हूँ। -1 माइनस 4 दोनों माइनस है तो ऐड होगा तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 आएगा, स्क्वायर तो आता होगा। 2 1 3 3 का स्क्वायर 3 3 9 और फिर हो गया, बात खत्म हो गई। ये BC हमारी हो गई रूट में 34। ऐड करिए, देखिए 34 आता है। अब चलिए हम CD में चलते हैं। CD, अब CD में भी वही काम करना है हमको। ये x1 y1 मिला है, इसको आप x2 कह दीजिए, इसको आप y2 कह दीजिए। तो x1 माइनस x2 यानी कि -1, एक माइनस पहले से एक माइनस यहाँ है, तो -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर वही काम करना है हमको। देखिए अब यहाँ 9 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 3 3 जा 9 25। CD इज इक्वल टू रूट में 34। आइए अब हम आ जाते हैं DA में। DA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सेम फार्मूला। देखिए x1 y1 x2 y2 मिल गया ना। तो x1 माइनस x2 1, ये माइनस है और एक माइनस पहले से फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस, यानी 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो समझ में आ ही गया होगा आपको। 4 1 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 हो गया हमारा। DA इज इक्वल टू रूट 34। देखिए सबकी वैल्यू 34 रूट में आई है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हैंस मतलब इस प्रकार, हैंस these are vertices of a square। ये हमारा प्रूफ हो गया। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 42। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमको फाइंड करना है रेशियो, फाइंड करना है रेशियो। आप समझते हैं कि अगर किसी लाइन को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो इसमें एक पार्ट को M1 दूसरे पार्ट को M2 हम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में। तो आइए उसको मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे A है और दूसरी पॉइंट क्या है, B है। इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को कहीं से भी कट कर रही है, एक जगह हमारा M1 होगा, एक जगह हमारा क्या होगा, M2 होगा। तो फाइंड द रेशियो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ M1 और M2 है क्या। और जिस पॉइंट पे कट करता है, मान लो C पर, इसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बाद में निकालते हैं, पहले हम M1 और M2 की वैल्यू निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए इसमें क्या रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि y एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है। आप समझिए, अगर कोई पॉइंट
वाई एक्सिस पर लाई करता है तो वहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। आप समझिए, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उस जगह पर x की वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है देखिए, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है x x डैश, ये हमारा होता है y y डैश, ये हमारा होता है ओरिजिन। अगर मान लीजिए इस ओरिजिन को छोड़कर अगर पॉइंट इस ओरिजिन से इस लाइन पर और यहाँ और इसी लाइन पर ऊपर, अगर इस पर कोई चीज़ है यानी कोई पॉइंट इस पर है, हैं, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो यहाँ पे y कोई वैल्यू है क्या, तो x के ऊपर है ना, y पे है नहीं। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो वहाँ पर भी x की वैल्यू, x को कट ही नहीं कर रहा है कहीं पे ना, तो y के ऊपर है। अगर यहाँ पे कहीं होता है, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो यहाँ पे x y दोनों की वैल्यू फाइंड होती है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो। लेकिन अगर वो सीधा एक्सिस के ऊपर हो, जिस एक्सिस पर होगा वहाँ पर y को हमको कट ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू 0। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो y कहीं कट कर रहा नहीं, वो तो x को कट कर रहा है ना, यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आइए चलते हैं, हम करके दिखाते हैं। तो जो डिवीजन का सेक्शन का फार्मूला होता है वो फार्मूला हमको पता है। वो फार्मूला आपका होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा होता है, हमको पता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन का फॉर्मूला है। तो आइए यहाँ पे हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। इसका दिया है हमको 5 और -6, ये दिया है हमारा -1 और -4। इसी को हम लिखेंगे x1 y1 x2 और y2। चलिए x की वैल्यू 0 है। देखो क्यों, क्योंकि दिस पॉइंट यहाँ लिखेंगे हम, दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, सो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0। m1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी भाई, -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 प्लस m2 तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है। x1 की वैल्यू 5, यहाँ लिख देंगे 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा तो 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -m1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई m2 होगा तो 5m2। m1 को उठा के लेफ्ट में करते हैं तो m1 इज इक्वल टू बचेगा 5m2। इसका कोएफिशिएंट तो है लेकिन इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं तो 1 माना जाता है, तो m1 यहाँ लिखेंगे, m2 लाएंगे लेफ्ट में तो अपॉन में हो जाएगा, 5 यहीं रहेगा, 1 को राइट में ले जाएंगे तो अपॉन आएगा। तो अगर m1 और m2 का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा 5:1 हो जाएगा। एक आंसर हमको मिल गया। अब दूसरा कह रहा है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है जिसको कट कर रहा है इसका हमें इंटरसेक्शन, इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकाल के दिखाना है। इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। आइए करेंगे क्या, यहाँ पे हम समझ लेंगे कि जो m1 है मान लेते हैं 5 हो गया और m2 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे m1 है वहाँ 5, जहाँ m2 वहाँ 1 रख के यहाँ पे हल कर देते हैं, तुरंत आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर लिखेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों भाई, आप समझिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे x y दोनों का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पे x y आएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और m1 m2 हमको पता चल गया, 5 और 1 हो गया। इसमें रखिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत दूर हमको नहीं जाना है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। पहले x इज इक्वल टू m1 x2, m1 कितना है 5 इंटू x2 कितना है -1 प्लस m1 x2, m2 कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू m2 x1 कितना है 5 है, अपॉन m1 प्लस m2 5 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आ गई 0। एक हमको मिल गया कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0 हो गया। दूसरा y में रख के चेक करते हैं।
y इज इक्वल टू m1, m1 क्या है 5 है, तो 5 इंटू y2 कितना है -4 है, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -6 अपॉन 5, m1 प्लस m2 5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 5 4 जा -20, 6 1 जा -6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -26 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 13 जा 26, तो y की वैल्यू आ गई -13/3। तो हमारा हो गया एक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -13/3 और यहाँ पे रेशियो 5:1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोई, देखो मैं ये सारी चीज़ें पहले लिख दिया हूँ, क्यों, क्योंकि अभी वीडियो चालू करके लिखता तो थोड़ा समय जाता है, इसलिए मैं पहले लिख दिया। आपको समझाने में बस थोड़ा इसी में समझा देता हूँ, बाकी लिखना तो जो है उसको आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, यहाँ पर जो एक पॉइंट है क्या कह रहा है कि टेंजेंट पॉइंट है। टेंजेंट पॉइंट मतलब कोई एक ऐसी लाइन जाती है जो इसे टच करती हुई जाती है, जिस जगह पे टच करती है तो टेंजेंट क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट, जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि यह जो लाइन OA होती है, यह लाइन अगर कोई भी दूसरी लाइन किसी सर्कल को बाहर से टच करती हुई जाती है तो सेंटर से जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो लाइन खींचते हैं वो लाइन परपेंडिकुलर होती है इस वाली लाइन को जो टेंजेंट होती है, यानी कि इस टेंजेंट पर ये जो OA है परपेंडिकुलर है। इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना, बस कुछ करना नहीं है। हम करते क्या है, ये तो हमको पता है कि ये सर्कल है और एक टेंजेंट लाइन जा रही है, तो O से A पर एक लाइन खींच दिया। अब ये जो OA लाइन है ये 90 डिग्री बना रहा है, कैसे बना रहा है वही हमको दिखाना है, परपेंडिकुलर है। हम करेंगे क्या, इसी लाइन L पर एक बाहर की तरफ, बाहर यानी सर्कल से बाहर तक एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया। इसको B मान लेते हैं, जिस सर्कल को जहाँ पे कट करते हैं उसको C मान लेते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि OA और OC ये दोनों क्या है, सेंटर है, एक ही सर्कल के सेंटर है, इसलिए OA इज इक्वल टू OC हो जाता है। पहली बात, अगर यहाँ पे मैं OB की बात करूँ, इस OB की बात करूँ तो OB जो होता है OC प्लस CB हो जाता है। इसका मतलब OB जो होता है वह OC से छोटा होता है, सॉरी OB जो होता है, जो OB है ये OC से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, ये OB बाहर गया है ना, अब यहाँ OB यहाँ है, C यहाँ है, तो ये पूरी OB OC से तो बड़ा ही है। अगर जब OB OC से बड़ा है तो OB जो है OA से भी बड़ा होगा। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है वो OA ही है या फिर OC। तो OC से मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट मतलब वहाँ पे इंटरसेक्ट करके जा नहीं रहा है, वहाँ पे टेंजेंट लाइन जा नहीं रही। इसका मतलब हमको OA सबसे छोटी लाइन ड्रॉ करना है, बताना है हमको कि OB से छोटी लाइन OA है। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OB इज इक्वल टू, ये जो OB है यह OC प्लस CB का सम है, तो इसका मतलब OB जो है वो OC से बड़ा होगा, मतलब ये जो OB है OC से ग्रेटर है, ये लिख दिया। अगर OB OC से ग्रेटर है तो OB जो है OA से भी ग्रेटर होगा। इसका मतलब OA जो होता है वो OB से छोटा होगा। भाई OA छोटा है OB बड़ा है, तो यहाँ भी OB बड़ा है OA छोटा है। अब बस यही लिखना है हमको। जो चीज़ें यहाँ पे देखिए, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट L टू द सर्कल एट पॉइंट A, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर टू L। वी नो दैट, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट टू L, जो भी परपेंडिकुलर होती है L से छोटी होती है, L पर सबसे छोटी लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो OA ये तो हमने बता दिया आपको। अब यहाँ लिख देना है हेयर OA इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। इस OA जो है किसी भी लाइन सेगमेंट से, कोई भी लाइन, चाहे आप यहाँ लाइन खींच दीजिए, चाहे आप यहाँ लाइन खींच दीजिए, चाहे आप यहाँ लाइन खींच दीजिए, जितनी भी लाइन आप खींचेंगे OA को छोड़कर सारी लाइन OA से बड़ी होगी। और सारी लाइन जब OA से बड़ी होगी तो सबसे शॉर्टेड लाइन जो होता है वही परपेंडिकुलर लाइन ही होता है। इसका मतलब वी कैन से दैट OA परपेंडिकुलर L। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल। देखो करना क्या है, मैं बना के आपको बता रहा हूँ। एक सर्कल है स्मॉलर सर्कल,
ये छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, पर दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस थोड़ा अलग अलग इनकी है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए यहीं पे होगा। अब कह क्या रहा है कि कोई एक ऐसी कॉर्ड है, जो बड़े वाले सर्कल की है और छोटे वाले सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाती है। इसका मतलब मान लीजिए इस तरह से यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, चलिए हमने पॉइंट कर दिया, इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, इसको सी मान लिया, इसको हमने मिला लिया यहाँ से, और छोटे वाले को भी हमने, चलो छोटे वाले को हम क्या करते हैं, हो गया बात ख़त्म, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। और यहाँ पे जो रेडियस है, बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम OA की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो OC की बात करें ये 3 सेंटीमीटर हो गया। हमसे पूछ रहा है AB की डिस्टेंस पूछ रहा है। यही तो बड़ा कॉर्ड है, जो छोटे वाले को टच करते हुए जा रहा है। और ये कॉर्ड किसका है, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है AB, और ये छोटे वाले सर्कल को इस तरह से टच करते हुए जा रहा है। AB की डिस्टेंस हमको निकालनी है। अगर एक बात बताओ, अगर हम AC की वैल्यू निकाल लें तो AC का डबल हमारा BC हो जाएगा, जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB हो जाए। कैसे होगा उसको मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लिखना है कि O इज़ द सेंटर ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल, OA is 5 सेंटीमीटर या रेडियस ऑफ लार्जर, OC इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। आप समझिए, अगर मैं इसको यहाँ ऐसा कर देता हूँ, आप जानते हैं कि अगर कोई टेंजेंट लाइन किसी सर्कल को टच करती हुई जाती है तो सेंटर से खींचा गया जो साइड होता है, लाइन होती है, इस पर ये परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप समझिए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल OAC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC इज इक्वल टू रूट में OA का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी OC का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करिए, OA की वैल्यू हमको पता है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में 9 जाएगा 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 सेंटीमीटर। ये AC की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? 4 सेंटीमीटर AC की वैल्यू हो गई। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AC। AB की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर था। ये बड़े कॉर्ड को पूछ रहा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। देखो एक्सपेंडिचर का खर्च होता है। यहाँ पर 200 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनका मंथली खर्च है। यहाँ पर 24 ऐसी फैमिलीज़ है जिनका 1000 से 1500 रुपीज़ तक का मंथली खर्च है। 40 ऐसे फैमिलीज है जिनका 1500 से 2000 तक। 33 ऐसे फैमिलीज है जिनका 2000 से 2500 तक। 28 ऐसे क्या है फैमिलीज हैं जिनका 2500 से 3 ऐसे सबका दिया गया। ये मिला कुल 200 फैमिलीज हैं जिनका मंथली इनका खर्च एक्सपेंडिचर इस प्रकार से है। तो इनका हमें मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी कि मोड निकाल के हमको दिखाना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मोड होता है वो मोड का जो फॉर्मूला होता है, अब इसको नहीं लिखते, पहले मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पे डेटा कैसे लिखा जाता है, चलिए पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना। मोड इज इक्वल टू L प्लस
F0 माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ F1 होगा, यहाँ F0 होगा। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है मोड का फार्मूला। यहाँ पे कुछ चीज़ें L, F0, F1, F2 और H, 4-5 चीज़ें हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी L से लेकर हमको लिखना है। इसी ये जो हमको यहाँ पे दिया गया है क्लास इंटरवल, इसी को हमें देखकर यहाँ से हमको L, F1, F0, F2 और H की वैल्यू लिखनी है। तो करते क्या है, जो नंबर ऑफ फैमिली से फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी लाइन को ले लिया जाता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 40, तो हमने 40 को ले लिया। बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो सबसे छोटी चीज़ होती है, यानी कि यहाँ पर जो इसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, ये क्लास इंटरवल है। ये क्लास इंटरवल ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, इसको हम F से भी लिखते हैं, यह फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो क्लास इंटरवल में जब जो सबसे छोटी नंबर होती है, यानी कि 1500, ये हमारा L होता है 1500। चलिए अब क्या करते हैं, F1 क्या होता है, F2 क्या आता है, F0 क्या होता है। जो फ्रीक्वेंसी में ये है ना 40 है, ये हमारा F1 होता है, इसके ऊपर वाला हमारा F0 होता है और इसके नीचे वाला हमारा F2 होता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से हमको लिखना है F0 की वैल्यू लिखना है 24, F1 की वैल्यू लिखना है 40 और F2 की वैल्यू लिखना है 33। बचता है एक, क्या बचता है, H बचता है। तो H जो होता है इस क्लास इंटरवल में जितने का डिफरेंस होता है, यानी 500 का डिफरेंस है। देखो 1500 और 2000 में 500 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने 500 लिख दिया। बस सारी वैल्यूज़ इसमें रख के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर फटाफट आ जाता है। बस अब कुछ करना नहीं है। तो L की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1500 प्लस F1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 40 माइनस 24 अपॉन 2F1, F1 242 जा 80, 2F1 है ना, F1 का 42 का मल्टीप्लाई 240 जा 80 माइनस F0 24 F2 माइनस 33। इस तरह से हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, अच्छा H की वैल्यू भी लिखना है। H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 500 हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा 1500 प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो मुझे लगता है बचेगा 16 है, 16 अपॉन, देखो यहाँ 80 है प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो माइनस को माइनस के साथ ऐड करिए, 30 और 20 57 और 80, कितना बचा 57 और 80। तो 80 माइनस 57 बचेगा 23 बचेगा, क्या बचेगा 23 अपॉन में 23, और ये 500 यहाँ कर देते हैं। आप ध्यान दीजिए, वहाँ 1500 प्लस 16 5 जा 80 और 00 लगा देते हैं अपॉन 23। यहाँ करेंगे 1500 प्लस 8000 में 23 का डिवाइड करते हैं तो आता है, करके देख लीजिएगा 347.826, या इसको लिख देंगे 1500 प्लस 347 ये देखो थर्ड वाला अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको 1 मानते हैं, बगल वाले में 1 प्लस कर देते हैं तो 83 आ जाता है। तो हमारा मोड जो होता है वो मोड हमारा हो गया 1847.83, यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस है वो 2 बार उसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहला क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और 5 कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसे मैं दिखाना। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत छोटे से तरीका, तो मतलब लिखना तो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए किसी डाइस में कुल कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। देखिए डाइस आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो जो डाइस फेंका जाता है, पासा जिसे बोलते हैं, उसे फेंकते हो तो उसमें 1
2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे होते हैं, तो वो मिला के 1 से लेके 6 डिजिट होते हैं। तो अगर उसको 2 बार फेंका गया, मान लीजिए पहली बार फेंका गया 1 आ सकता है, फिर फेंका गया फिर भी 1 आ सकता है, या 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, या 1 4 1 5 1 6 या 2 1 2 3, इस तरह से वो आता रहता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कैसे आएगा वो। चलिए मान लेते हैं पहली बार फेंका तो दोनों में 1 आ गया, या पहले में 1 दूसरे में 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, पहले में 1 सेकेंड में 3 आ सकता है, पहले में 1 सेकेंड टाइम्स में 4 आ सकता है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? 6 तक, क्योंकि 6 ही होता है तो 6 तक जाएगा, तो 1 6 हो गया। ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि पहले 2 आ सकता है और दूसरी बार 1 आ सकता है, पहले 2 आ सकता है दूसरी बार भी 2 आ सकता है, पहली बार 2 दूसरी बार 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 2 4 आ सकता है, या 2 5 आ सकता है, या 2 6 आ सकता है, या पहले 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 6 तक आएगा, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है, या फिर पहली बार में 4 आ सकता है, दूसरी बार में 1, या पहली बार में 4 दूसरी बार में 2, इसी तरह से करते रहेंगे हम। 4 3 4 4, थोड़ा लंबा है, लिखना लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। 4 6 ऐसा आ सकता है, या पहली टाइम से 5 आ सकता है, 5 आ सकता है दूसरी टाइम से 1, पहली टाइम्स में 5 दूसरे में 2, ऐसा कोई भी संभावना, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी। 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, या अब आ जाते 6 में। 6 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 6 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, 6 अब तो आएगा ही नहीं, 6 6 हो गया ना। अब टोटल आउटकम्स कितने ये हमको देख लेना है। टोटल आउटकम्स कितने हैं भैया? टोटल आउटकम्स आपके देखो 1 2 3 4 5 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 6 जा 36, टोटल आउटकम 36। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम। अब 5 कहाँ नहीं आ रहा, ध्यान देना है आपको। देखिए 1 2 3 4 इसमें तो आ रहा है, इसको नहीं जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको नहीं जोड़ेंगे। 10 11 12 13 14 इसको नहीं जोड़ेंगे। 15 16 17 18 19 इसको नहीं जोड़ेंगे। 20 इधर नहीं आएगा। 20 21 22 23 24 25, यानी 25 टाइम्स ऐसा है जिसमें 5 नहीं आया। गिन के आप देख लीजिए 1 2 3 फिर गिन लीजिएगा, और टोटल क्या 36। एक आंसर आ गया। नंबर 2 क्या है हमारा? नंबर 2 कह रहा है 5 विल कम अप, तो लिख देंगे P5 विल कम, ऐसा लिख देते हैं, विल कम इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। तो क्या हो गया? 5 कितनी बार में आ सकता है? अगर 36 में 25 टाइम 5 नहीं आया है तो 36 में से 25 जाए कितना बचेगा? 11 बाई 36, इतनी टाइम्स 5 आ सकता है भाई। 25 टाइम्स नहीं आएगा, टोटल 36 है तो माइनस कर दो, 11 बच गया ना। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं, हमारे सारे वीडियोस को देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम सेक्शन डी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय।